हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एक्सेल। आज हम लोग करंट अफेयर सीरीज का ये तीसरा दिसंबर का तीसरा वीक का एक करंट अफेयर हम लोग आज करने वाले हैं। ये 16 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक जितना भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है उसको एमसीक्यू के थ्रू हम लोग इसे पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है, बिहार दरोगा मेंस हो गया, यूपी पुलिस, बीपीएससी या बिहार सीजीएल या एसएससी सीजीएल, ये सभी एग्ज़ामों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से इस सेशन को कंप्लीट कीजिए और पेन और कॉपी ले करके बैठिए, ताकि आप लोग को बाद में रिवीजन करने में आसानी होगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग सेलिब्रिटी हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 10 ऑफ ब्रिटेन वर्ल्ड टॉप 50 एशिया सेलिब्रिटी लिस्ट। विश्व के शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की सूची में शीर्ष 10 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है। आपका ऑप्शन ए हो जाता है श्रेया घोषाल, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन डी कैटरीना कैफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। एक नंबर पे जो आ जाता है, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है इसमें, वो आ जाते हैं SRK, शाहरुख खान, किंग खान के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। शाहरुख खान एक नंबर पे आ जाते हैं। दूसरा नंबर पे आ जाती है आलिया भट्ट। ठीक है, दूसरा नंबर पे है आलिया भट्ट। तीसरा पोजीशन पे आ जाती है प्रियंका चोपड़ा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो तीसरा नंबर पे हो जाती है प्रियंका चोपड़ा। क्लियर, प्रियंका चोपड़ा। क्लियर हो गया आप सबको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कैटरीना कैफ नहीं आती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में कौन सा खिलाड़ी जगह बनाई इसमें। सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना या विजय अमृतराज। इसमें आपका ऑप्शन ए में देखिए 1 और 2 पूछ रहा है, बी में है ओनली 2 और 3, सी में है 3 और 4 और डी में है 2 और 4। इसमें दो खिलाड़ी ने दो टेनिस प्लेयर ने हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ABCD में। इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ये दोनों खिलाड़ी ने इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में अपना जगह बनाया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। बिपिन चंद्रा हैज बीन ऑनर्ड विथ द चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड बाय द इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी। ही इज द CEO ऑफ कंपनी। आप लोग को बताना, वो बिपिन चंद्रा जो है अभी वो किस कंपनी का CEO के रूप में अभी कार्यरत हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी। ये चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, इसका ये 4th एडिशन था। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड का ये 4th एडिशन था। इसमें गवर्नर ऑफ कर्नाटका के द्वारा सम्मानित किया गया है बिपिन चंद्रा को। गवर्नर ऑफ कर्नाटका का भी गवर्नर कौन है ये भी देख लीजिए। गवर्नर ऑफ कर्नाटका का गवर्नर है अभी थावरचंद गहलोत कर्नाटका का गवर्नर है। उन्हीं के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। ये अभी एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के CEO हैं। क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, ये ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विजयवाड़ा एयरपोर्ट, तिरुपति एयरपोर्ट, हिसार एयरपोर्ट या सूरत एयरपोर्ट।
सूरत एयरपोर्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत एयरपोर्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सूरत एयरपोर्ट। इंडिया में अभी टोटल 34 एयरपोर्ट है। 34th इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 34th इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर सूरत को मिला करके 35 हो जाएगा, 34 + 1 टोटल 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया में है। इसमें से फर्स्ट पोजीशन पे जो आता है, फर्स्ट पोजीशन पे जो एयरपोर्ट आता है एशिया में, वो आ जाता है IG इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। और सेकंड पोजीशन पे आ जाता है फॉर हैंडलिंग द पैसेंजर के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, टू हैंडलिंग द पैसेंजर। सेकंड पे आ जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई वाला। सेकंड पे छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई एयरपोर्ट सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। क्लियर हो गया? तो टोटल अभी कितना हो गया? टोटल 35 एयरपोर्ट हो गया। लेटेस्ट में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जिसे उपाधि मिला है वो है सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। ठीक है, क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करता हूँ। पार्लियामेंट हैज पास द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023। बिल इज एस्टेब्लिश द सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट नेम आफ्टर द ट्राइबल गॉडेस समाका एंड सराका। ठीक है, जो ट्राइबल की जो विश्व यूनिवर्सिटी का नाम उनके गॉडेस, ट्राइबल गॉडेस समाका और सराका के नाम से जाना जाएगा। आप लोग को ये बताना है कि हाल ही में केंद्रीय आदिवासी विश्व दिवस स्थापना करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 में पारित किया है। किस स्टेट के लिए, किस स्टेट में ये यूनिवर्सिटी बनेगा? केरल में, झारखंड में, उड़ीसा या तेलंगाना में? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना में ये इंटरनेशनल ट्राइबल मतलब सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का स्थापना होने जा रहा है तेलंगाना में। क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं हम लोग। 6 में आप लोग को बताना है, भारतीय नौसेना ने प्रौद्योगिकी विकास, नवीन समाधान एवं संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इंडियन नेवी हैज साइन अ MOU विथ द IIT टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इनोवेशंस, सॉल्यूशन एंड ज्वाइंट R&D। IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या IIT कानपुर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो IIT कानपुर। और करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर। IIT कानपुर। IIT दिल्ली के बारे में भी देख लिए। IIT दिल्ली ने जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी है कैस्पेस्की, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी कैस्पेस्की, इसका एंटीवायरस भी आता है। आप लोग अगर लैपटॉप में कभी यूज किए होंगे तो सुने होंगे कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी कैस्पेस्की के साथ मिल करके ये ज्वाइंटली वर्क करने वाला है साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड रिसर्च एंड एडुकेशन के लिए। रिसर्च एंड एडुकेशन के लिए ये ज्वाइंटली मिल करके काम करने वाला है IIT दिल्ली के साथ मिलकर। ठीक है, IIT कानपुर ने एक और MOU साइन किया है, एक और MOU साइन किया है। वो एयरबस के साथ मिल करके टू प्रमोट एरोस्पेस एडुकेशन। किसके साथ मिल करके? एयरबस के साथ मिल करके टू प्रमोट एरोस्पेस एडुकेशन। ठीक है, IIT कानपुर ने एयरबस के साथ मिल करके एरोस्पेस एडुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक MOU साइन किया है। IIT गुवाहाटी ने किया है ICW, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर। IIT गुवाहाटी के बारे में देखा जाए, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के साथ मिल करके इसका स्किल और कैपेसिटी को इंटरनेशनल अफेयर एंड फॉरेन पॉलिसी के लिए MOU साइन किया गया। इंटरनेशनल अफेयर एंड फॉरेन पॉलिसी के लिए ICW के लिए IIT गुवाहाटी ने ये और IIT गुवाहाटी एक और साइन किया है। IIT गुवाहाटी AI बेस्ड मॉड्यूल फॉर नी एक्सरे, AI बेस्ड
मॉड्यूल 4 नी, घुटना, घुटना का एक्सरे के लिए ये मिल करके दोनों आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिल करके एआई बेस्ड मॉड्यूल बना रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया चारों ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज इनॉग्रेटेड द सूरत डायमंड एक्सचेंज? सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या द्रौपदी मुर्मू? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, ये देखिए सूरत, आप लोग ऑप्शन कमेंट में ऑप्शन कीजिए, इसका कुछ फैक्ट मैं बता देता हूँ। सूरत डायमंड एक्सचेंज जो हो जाता है वर्ल्ड का पहला, जो वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट ऑफिस, वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट ऑफिस बन गया है, फर्स्ट का वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बन गया है। इससे पहले वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस हुआ करता था पेंटागन, पेंटागन जो कि यूएसए में है। ठीक है, यूएसए का कभी मूवी देखे होंगे हॉलीवुड, तो उसमें पेंटागन दिखाता है। यूएसए का जितना भी जो हाई लेवल का मीटिंग या मिलिट्री से रिलेटेड वर्क होता है वो पेंटागन में ही होता है। तो पहला पेंटागन था, उसके बाद अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बन चुका है सूरत डायमंड एक्सचेंज। इसका उद्घाटन किए हैं ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है इसका। ठीक है, पेंटागन का देखिए पिक्चर, देखिए ये जो हो जाता है पेंटागन का नहीं, सूरत डायमंड एक्सचेंज का ये पिक्चर। देखिए वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा बिल्डिंग है, इसमें टोटल जो है 9, इट हैज टोटल 9 टावर है इसमें, 9 टावर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टावर है। एक टावर 15 फ्लोर का है, एक टावर 15 फ्लोर का एक टावर खाली इसका। और इसमें लगभग 4700 ऑफिसेस इसमें लगभग बनाए गए हैं। 4700 मतलब लगभग 4700 ऑफिस इसमें करेंटली बनाया गया है, जो कि फुली ऑपरेटेड हो गया है। ठीक है, इसका अभी जो प्रेसिडेंट है सूरत डायमंड बोर्स का, सूरत डायमंड बोर्स का जो करंट में प्रेसिडेंट है ये नागजी भाई सकारिया है। कौन है? नागजी भाई सकारिया। इन्होंने ही ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि अभी 23 का इन तक लगभग 150 मतलब लगभग 150 ऑफिस करेंटली रनिंग में है। बाकी आगे का काम चल रहा है। इसमें टोटल जो सूरत का एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आ जाता है कि सूरत में लगभग जितना भी वर्ल्ड में जितना भी डायमंड का ज्वेलरी वगैरह हो गया, ज्वेलरी का सेलिंग वगैरह होता है, 90% डायमंड का कटिंग और पॉलिशिंग सूरत में होता है। कटिंग एंड पॉलिशिंग सूरत में होता है। जितना भी डायमंड वर्ल्ड में बिकता है, चाइना, यूएसए, रसिया, यूक्रेन वगैरह वगैरह, जितना भी वर्ल्ड का कंट्री है, लगभग 90% कटिंग रॉ डायमंड यहीं से प्रोसेस होकर के निकलता है वर्ल्ड के लिए। क्लियर हो गया? तो ये हो गया वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस, लार्जेस्ट ऑफिस। ठीक है, सूरत डायमंड बोर्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, या सूरत डायमंड एक्सचेंज के नाम से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, विच कंट्री हैज इम्पोज ग्रीन टैक्सेस ऑन एयर पैसेंजर फ्रॉम 2025? कौन सा देश 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाएगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। ग्रीन टैक्सेस जो लगाया जाएगा, डेनमार्क का एक कहना, ग्रीन टैक्सेस का उपयोग किया जाएगा ग्रीन एनर्जी के लिए। 2030 तक डेनमार्क का लक्ष्य है कि 2030 तक जितना भी एयर कनेक्टिविटी है वो टोटल ग्रीन एनर्जी से रन करे। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ग्रीन एनर्जी पे वे ये रन करे। इसीलिए इस पे टैक्सेस गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि डेनमार्क गवर्नमेंट ने कि एयर पैसेंजर पे, स्पेशली एयर पैसेंजर को ऐसे भी थोड़ा हाई क्लास सोसाइटी माना जाता है उसमें, क्योंकि थोड़ा अगर टैक्सेस उस पर इम्पोज करेगा तो ज़्यादा इकोनॉमी पे ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा उन लोगों का। तो इसीलिए उस स्पेशली एयर पैसेंजर पर ये टैक्सेस डेनमार्क लगाने के लिए प्रस्ताव रखा है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर, अब देखिए डेनमार्क का कैपिटल अभी कहाँ पड़ता है? डेनमार्क का कैपिटल हो जाता है कोपेनहेगन। इसका करेंसी है डेनिश क्रोन। ठीक है, डेनिश क्रोन। अब यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है जो ये प्रपोज किए हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है,
मेटे फ्रेडरिक्सन यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या बोलता है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने नई दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय स्कूल खेलों के किस संस्थान का उद्घाटन किया था। इसका देखिए करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 67 था। ये था 67। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। According to government data, 58 airport in country has been covered under the कृषि उड़ान स्कीम। कृषि उड़ान स्कीम इन विच ईयर कृषि उड़ान स्कीम लॉन्च। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 58 हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना के तहत कवर किया गया है। आप लोग को ये बताना है कि कृषि उड़ान योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, किस वक्त शुरू किया गया था, ये किसके द्वारा चलाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का भी मिनिस्टर कौन है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का मिनिस्टर अभी हो जाता है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया यहाँ इसका भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का मिनिस्टर है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हो जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सिविल एविएशन अभी है डॉक्टर वीके सिंह। ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आर्मी हैं। तो जनरल वीके सिंह मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने ही राज्यसभा में जो रिटन क्वेश्चन का आंसर में इन्होंने बताया था कि इंडिया में टोटल 58 एयरपोर्ट को कृषि उड़ान स्कीम से जोड़ दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कब लॉन्च किया गया था कृषि उड़ान योजना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई 2020 में। कब लॉन्च किया गया था, 2020 में लॉन्च किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड विथ द विजनरी लीडर आइकॉन अवार्ड 2023 बाय द एडवोकेट एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। AASRAA। ठीक है। किसे ये विजनरी लीडर आइकॉन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, आप लोगों को बताना है। दीपक सिनोई, नीली बेंदुपुरी, रघुराम पिल्लरी शेट्टी, श्रीनिवास नायक धारवार्थ। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी श्रीनिवास नायक धारवार्थ। ठीक है, धारवार्थ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशंस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन विच डे। इंटरनेशनल माइग्रेशन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर। और इसी दिन सेम डे 18 दिसंबर को ही माइनॉरिटी राइट डे भी मनाया जाता है। माइनॉरिटी राइट डे, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। ठीक है। माइनॉरिटी राइट डे भी 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के किस संस्करण का उद्घाटन किए हैं। आप लोगों को बताना है कौन सा एडिशन था ये तमिल संगमम का। नमो घाट वाराणसी पे इसका उद्घाटन किया गया है। इसे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ये सेकेंड एडिशन था। ठीक है। ये कौन सा था, ये सेकेंड एडिशन था। कहाँ किया गया है, वाराणसी में। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका पहला एडिशन देखिए, जो सेकेंड एडिशन, तो जो इसका पहला एडिशन था तमिल संगमम का, वो 16 दिसंबर से लेकर के 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 में इसको बनाया गया था। ठीक है, क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी फिल्म हैज वोन द बेस्ट फिल्म अवार्ड अंडर द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स इन इनोवेशंस मूविंग इमेज एट द 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। आप लोग को बताना, चिल्ड्रेन्स ऑफ नोबडी इज द फिल्म ऑफ विच कंट्री। चिल्ड्रेन्स ऑफ नोबडी को जो 29वां कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, फिल्म फेस्टिवल में इनोवेशंस मूविंग
इमेज में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। आप लोग को ये बताना है कि चिल्ड्रंस ऑफ नोबडी किस देश की फिल्म है। ये फिल्म हो जाती है ऑप्शन नंबर डी इजराइल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इजराइल की ये फिल्म है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फाइनल में उत्तर प्रदेश के पारस गुप्ता को 6-2 से हराकर अपना पहला सीनियर राष्ट्रीय 15th रेड सुकर खिताब किसने जीता है। ये यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी अपकमिंग में यूपी पुलिस आने वाला एग्जाम है, उसके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि वहाँ के रीजनल सवाल ज़्यादा उठाते हैं यूपी पुलिस में। तो आप लोग ध्यान से इस पर बताइए कौन है। पंकज आडवाणी, उमा देवी नागराज, चित्रा मैगी महराज और सौरभ कोठारी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सौरभ कोठारी। अभी यूपी पुलिस का एग्जाम का डेट दे दिया है, फरवरी में होगा। यूपी पुलिस का एग्जाम का डेट फरवरी में हो गया। इसमें बहुत सारा लगभग 60,000 वैकेंसी आई है। इसमें से करेंट अफेयर का जितना भी सवाल होगा मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट 6 मंथ का करेंट अफेयर कवर कर दूं इसी चैनल पे। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अब जितना भी करेंट अफेयर का सीरीज आने वाला है सभी इसी चैनल पे अपलोड करूंगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है अपकमिंग एग्जाम के लिए। चाहे वो बिहार दरोगा मेंस हो गया, बीपीएससी हो, यूपी पुलिस हो, या झारखंड का सीजीएल का एग्जाम भी फरवरी में होने वाला है, तो उसका भी एक रिवीजन क्लास लाने का सोच रहा हूँ। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए कि कौन सा मंथ का, या अगर टॉपिक भी चाहिए करेंट अफेयर के अलावा कोई भी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में, तीनों हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी या इकोनॉमी का कोई भी टॉपिक पे आप लोग को स्पेसिफिक वीडियो भी चाहिए तो कमेंट करके बताइए। मैं उस पर डिटेल एनालाइज करके क्वेश्चन के थ्रू मैं पूरा का पूरा क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। देखिए, खेलो इंडिया प्रोग्राम जो था, खेलो इंडिया पैरा गेम का ये फर्स्ट एडिशन था। खेलो इंडिया पैरा गेम का ये फर्स्ट एडिशन था। आप लोग तब तक कमेंट में कीजिए कि कौन सा देश है, आप लोग इसका डिटेल बताता हूं मैं। ये पहला एडिशन था खेलो इंडिया का, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। न्यू दिल्ली में ये अभी खत्म हुआ। ठीक है, तो इसमें अगर गोल्डन मेडल टैली का बात करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे हो जाता है हरियाणा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। हरियाणा ने टोटल 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 105 मेडल जीत के शीर्ष स्थान पे रहा। सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है उत्तर प्रदेश। इन्होंने 25 गोल्ड, 23 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल जीता। टोटल 62 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके यूपी सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है। थर्ड पोजीशन पे आ जाता है तमिलनाडु। इसमें 20 गोल्ड, 8 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके टोटल 42 मेडल इन्होंने जीता तमिलनाडु ने, और ये अपना तीसरा स्थान पर रहा। क्लियर हो गया। टोटल मेडल टैली भी गोल्ड, अगर कोई भी रीजनल एग्जाम में अगर पूछ दिया जाएगा, अगर कोई यूपी का एग्जाम है तो उसमें गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल टैली ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, सिल्वर कितने जीते हैं और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं। क्लियरली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। दुबई में यूएई को हराकर किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2023 जीता है। विच कंट्री हैज वोन द अंडर 19 एशिया कप 2023 आफ्टर डिफीटिंग यूएई इन दुबई। कहाँ हुआ था ये? दुबई में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। किसने जीता? बांग्लादेश जीता। हराया किसको? यूएई को।
UAE, इसी का कैपिटल दुबई में ये गेम का आयोजन किया गया था एशियाई कप का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है विच स्टेट हैज वोन विजय हजारे ट्रॉफी 2023 एट सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन राजकोट। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 जीती है। देखिए क्वेश्चन में ही एक तो क्वेश्चन पूछा किस विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीता, अगर इसका वेन्यू पूछ दिया जाए कि कहाँ हुआ था तो वो भी मैं डाल दिया हूँ राजकोट में। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। कहाँ हुआ? राजकोट का सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हुआ। तो किसने जीता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा ने जीता। ठीक है, कौन जीता? हरियाणा ने जीता। किसे? राजस्थान को हराकर। रनर अप कौन रहा? रनर अप रहा राजस्थान और विनर रहा हरियाणा। ठीक है, विनर रहा हरियाणा। जीतने वाला हरियाणा, हारने वाला राजस्थान को हरा करके हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 जीत लिया है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 86 वर्षीय शेख नवाब अल अहमद अल सवा का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश का अमीर थे? आमिर बोला जाता है, आमिर। जो वहाँ का मेनली जो लीडर पॉलिटिशियंस या कोई स्पिरिचुअल गुरु हो गया और मिलिट्री का कमांडर हो, उसे आमिर का नाम से, आमिर से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये कहाँ के थे? ये कुवैत के रहने वाले थे। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, कुवैत के। ठीक है, क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 20 में प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इनॉग्रेटेड द सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस ऑन। कहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है? कहाँ? वो कौन सा रूट है? दिल्ली वाराणसी रूट, दिल्ली कन्याकुमारी रूट, दिल्ली कटरा रूट या दिल्ली मुंबई रूट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितना % से अधिक योगदान दे रहा है? कितना टोटल? जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार इंडियन कंट्रीब्यूशन द मोर देन हाउ मच % ऑफ ग्लोबल ग्रोथ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16% से ज़्यादा। ए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का ही डेटा उन्होंने ही रिलीज किया था, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, कि इंडिया 16% से ज़्यादा ग्लोबल ग्रोथ रेट में पार्टिसिपेशन दे रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। विच एयरलाइन हैज मेड हिस्ट्री टू बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइंस टू कैरी 100 मिलियन पैसेंजर इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर? आप लोग को बताना है किस एयरलाइन ने एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाला पहला भारतीय एयरलाइन बनकर इतिहास रच दिया है। विस्तारा, आकाशा, स्पाइस जेट या इंडिगो? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिगो। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी, इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? कूनो वन महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? अगर आप लोगों को करंट अफेयर से अपडेटेड होंगे तो सुने होंगे कूनो नेशनल पार्क में कूनो नेशनल पार्क में ही जो नामीबिया, जो अफ्रीका से, अफ्रीकन कंट्री जो नामीबिया से जो चीता लाया गया था, उसे कूनो नेशनल पार्क में ही रखा गया था। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का अभी नया सीएम बने मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का भी नया जो सीएम है डॉक्टर मोहन यादव है। डॉक्टर मोहन यादव नए अभी न्यू सीएम बने हैं, इसीलिए अपकमिंग एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ का गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल। कौन है गवर्नर? मंगू भाई सी पटेल। ठीक है, सीएम मोहन यादव
और गवर्नर मंगूभाई सी पटेल अभी जस्ट दिसंबर में ही इन दोनों का मतलब सीएम नया सीएम चूज करके आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया मध्य प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच नेवल एस्टेब्लिशमेंट हैज द रिसीव द वीर चक्र ऑन बिहाफ ऑफ लेट वाइस एडमिरल बिनोय रॉय चौधरी। दिवंगत वाइस एडमिरल बिनोय रॉय चौधरी की ओर से किस नौसेना प्रतिष्ठान को वीर चक्र प्राप्त हुआ है? आईएनएस शिवाजी, आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस सुवर्णा, आईएनएस तलवार। ये जो आईएनएस लिखा होता है इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन नेवल शिप। ठीक है, तो ये कोई स्पेसिफिक नाम नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म हो जाता है इंडियन नेवल शिप, तलवार, सुवर्णा, सह्याद्री या शिवाजी। तो इसका करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेवल शिप शिवाजी को मिला है। ठीक है, क्लियरली इंडियन नेवल शिप शिवाजी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 25, by which year does the government of India aim to increase the nuclear power capacity from 7480 मेगावाट से 22,480 मेगावाट? 7480 मेगावाट से 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य कौन सा ईयर में रखा है? 2025, 2028, 2030 या 2032? इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 2032 तक इंडिया का न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो होगा 22,480 मेगावाट का हो जाएगा। इससे पहले का जितना भी नवंबर और दिसंबर का मैं करंट अफेयर इसी चैनल एग्जाम एक्सेल पे ही अपलोड किया हूँ, आप लोग वो नहीं देखे हैं तो ये दिसंबर का थर्ड पार्ट है, ये दिसंबर का थर्ड पार्ट है। आप लोग जाकर के वो दोनों पार्ट भी देखिए ताकि पूरा महीना का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए। और इसके आगे जितना भी जनवरी अब नेक्स्ट जो न्यू ईयर 2024 में जनवरी से मैं कंटिन्यू वीकली करंट अफेयर का क्लास इसी पे अपलोड करूंगा पूरा डिटेल में। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, और अगर जो भी कमेंट आएगा उसका मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 ये बोल रहा है, तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा हैज इनॉग्रेटेड द 3-day इंटरनेशनल संघ फोरम 2023 इन विच सिटी? जो दलाई लामा है किस शहर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोधगया में। बोधगया बिहार में। ठीक है, कहाँ? बोधगया बिहार में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 पे, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडिया इकोनॉमी इज द प्रोजेक्टेड टू द ग्रोथ इन हाउ मच परसेंटेज इन फिक्सल ईयर 2024 एंड 2025? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2024-25 में कितने प्रतिशत के दर से बढ़ने का अनुमान है? 6.1, 6.2, 6.3 या 6.4%? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 6.3%। IMF के हिसाब से 6.3% के हिसाब से इंडिया का ग्रोथ रेट होने वाला है। और कौन कौन सा दिया हुआ ये पूरा डिटेल देख लीजिए। अपडेटेड जो GDP लिस्ट है, कौन सा कंपनी बोलिए कितना परसेंट से होगा। IMF ने बोला है 6.3% फिजिकल ईयर 24 में और 6.3% फिजिकल ईयर 25 में भी। ICR के तरफ से 6.5% का अनुमान दिया गया है। कोटक महिंद्रा ने बोला 6.8% का ग्रोथ रेट होगा। सिटी ग्रुप ने बोला 6.7%। इसमें इंपॉर्टेंट जो हो जाता है उसी को ध्यान में रखिएगा। जैसे एक ADB इंपॉर्टेंट हो जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला है फिलीपींस में। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ये 6.7% बोले 24 में, 2024 में 6.7% और 6.7% 2024-25 दोनों में। ठीक है, दूसरा आ जाता है RBI का भी एक इम्पोर्टेंट डेटा आ जाता है क्योंकि RBI का सवाल पूछ लिया जाता है। RBI का लगभग 7% ने बोला इन्हें पूरे टोटल फिजिकल ईयर 24 में 7% में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं। एक बार ध्यान से यही सबको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, किसी से भी सवाल आ सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, एक ADB, RBI और वर्ल्ड बैंक का इसमें डेटा लीजिए, आगे उसका भी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे मूव करते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO हैज बीन अवार्डेड द लाइफ इक्सन्स लूनर प्राइजेस फॉर विच मिशंस?
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस मिशन के लिए लीफ इरिक्सन चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा मिशन के लिए आप लोगों को बताना है? मंगलयान 2, चंद्रयान 2, गगनयान या चंद्रयान 3? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग जो चांद का साउथ पोल है, चांद का साउथ पोल पे सफल लैंडिंग करने वाला वर्ल्ड का पहला देश इंडिया बन गया है। वर्ल्ड का पहला देश इंडिया बन गया साउथ पोल पे लैंड करने वाला। और चांद पे लैंड करने वाला टोटल 4 कंट्री बना, 4 कंट्री है जो कि चांद पे अभी तक लैंड कर पाया है। उसमें से यूएसए, रसिया, चाइना और फोर्थ कंट्री बन गया इंडिया। इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगर पूछ दिया जाए साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला कंट्री कौन है तो वो हो जाएगा इंडिया। अगर पूछा जाए चांद पे लैंड करने वाला पहला कंट्री कौन है तो वो हो जाता है रसिया। ठीक है, उस समय यूएसएसआर का पार्ट था। ठीक है, तो चांद पे पहला मून मिशन पहला करने वाला रसिया हो जाता है और साउथ पोल पे पहला लैंड करने वाला इंडिया हो जाता है। इसी के उपलक्ष्य में इसे अंतर्राष्ट्रीय लीफ इरिक्सन चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया चंद्रयान 3 के लिए। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव करते हैं। आप लोग को बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीलम शरण गौर विल गेट द अवार्ड फॉर द इंग्लिश नोवेल रिक्यूम इन राजा जानकी। ठीक है, राजा जानकी। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा था जब साहित्य अकेडमी फाउंडेड इन 12 मार्च 1952। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है संजीव विल गेट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज हिंदी नोवेल मानक माटी। फोर्थ स्टेटमेंट हो जाता है 9 बुक ऑफ पोएट्री, 6 नोवेल, 5 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस, 3 एसेज and 1 literary study have won the साहित्य अकेडमी अवार्ड दिस ईयर। ठीक है, आप लोगों को इसमें करेक्ट कौन सा बताना है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन हो जाता है 1 और 4। नीलम शरण गौर ने इंग्लिश नोवेल रिक्यूम इन राग जानकी में उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश में मिला। ठीक है, और फोर्थ में 9 बुक ऑफ पोएट्री, 6 नोवेल, 5 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस, 3 एसे एंड 1 लिटरेरी स्टडी के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। क्लियर आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव करते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली कैंपेन टू कॉन्ट्रैक्ट निमोनिया। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया का मुकाबला करने के लिए सामाजिक जागरूकता और निमोनिया को निष्क्रिय करने के लिए SAANS अभियान शुरू किया गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? सांस का सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। कौन सा स्टेट ये कैंपेन जारी किया है? इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। किसने किया है? मणिपुर ने। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनवील द पैट मित्रो ऐप फॉर फार्मर। पात मित्रो जो होता है, पात मित्रो ऐप का अनावरण किया है। आप लोग बताना है किसानों के लिए निम्नलिखित में से किसने किया है, कौन सा मिनिस्ट्री ने किया है? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड एंड एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा जब भी बनाएं क्वेश्चन तो ध्यान से देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? फार्मर के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर भी हो सकता है। देखो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन तो ऑब्वियस है कि ये नहीं होगा। कॉटन कॉर्पोरेशन हो सकता था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस FAO भी हो सकता था, लेकिन मेनली जो जूट और कॉटन में कन्फ्यूजन होगा लोगों को, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है जूट। ठीक है, तो थोड़ा सा भी ध्यान से देखिएगा
तो समझ में आ जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन का हिंट और आंसर का हिंट क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे मूव करते हैं हम लोग। इंडिया हैज इन्वाइटेड फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एज द चीफ गेस्ट फॉर द जनवरी 26 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। दिस इज द दिस इज ए fill in the blanks. A French leader will be the chief guest of Republic Day celebrations in the national capital. आप लोग को बताना है एक कौन सा नंबर का प्रेसिडेंट जो हो जाता है, फ्रांस का प्रेसिडेंट जो इंडिया रिपब्लिक डे परेड पे चीफ गेस्ट बनने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले चीफ गेस्ट का न्योता सबसे पहले यूएसए को दिया गया था, लेकिन यूएसए का जो बाइडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि हम लोग यूक्रेन वार पे डायरेक्टली खुल के बात नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने आने से ही मना कर दिया। उसके बाद सोचा कि अब किसे बुलाया जाए, तो फिर इमैनुअल मैक्रोन जो हो जाते हैं वो फ्रांस के प्रेसिडेंट, उसे न्योता भेजा गया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये फ्रांस का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका छठा। ये 6 नंबर के प्रेसिडेंट है, जो कि इससे पहले 5 प्रेसिडेंट ऑलरेडी फ्रांस का रिपब्लिक डे परेड में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये 6 नंबर का प्रेसिडेंट होंगे जो कि इंडिया का जो 2024 का 26 जनवरी 2024 का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले। ये 75th रिपब्लिक डे परेड होने वाला है। ठीक है, कौन सा 75th रिपब्लिक डे परेड, 75वां रिपब्लिक डे परेड होने वाला है। ठीक है, इससे पहले जुलाई में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ्रांस का बेस्टाइल्स डे परेड में बेस्टाइल डे परेड में गेस्ट बन करके गए थे। कौन सा बेस्टाइल डे परेड रिपब्लिक डे की तरह ही होता है फ्रांस का इंडिपेंडेंस डे समझ लीजिए इसे। उसमें चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया का पीएम मोदी साहब ने भाग ही लिया था रिसेंटली जुलाई में। ठीक है, जुलाई 2023 में। क्लियर हो गया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट होस्ट द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम इन जनवरी 2024। आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में कौन सा राज्य जनवरी 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम में 6ठे संस्करण का मेजबानी करेगा। ये जो होने वाला है 19 से लेकर के 31 जनवरी 2024 में ये गेम होने वाला है। ठीक है, इसका इससे पहले ये जो 6 एडिशन कहाँ होने वाला है ये बताइए। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु का जितना भी शहर है सारे शहर में ये होगा 6 एडिशन। 5th एडिशन की बात करें तो 5th एडिशन कहाँ हुआ था, दिल्ली, पूना, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल। कितना स्टेट हो गया, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, पंचकुला हरियाणा और भोपाल मध्य प्रदेश। टोटल 5 स्टेट में 5th एडिशन हुआ था और 6th एडिशन होने वाला है तमिलनाडु में। ठीक है, इसका जो लोगो है, इसका जो ये मैस्कट है ये है ठाकुर। ठीक है, मैस्कट देखिए यही है इसका 6th एडिशन का मैस्कट ठाकुर। ये फोटो सही से आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये मैस्कट अगर पूछ दिया जाए तो क्या होगा, इसका मैस्कट ठाकुर है। ठीक है, क्या है, ठाकुर। क्लियर। चलो नेक्स्ट में मूव करूं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, हु हैज बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, WFI का नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजय सिंह। इसी के अभी बहुत ज़्यादा रेसलर में बहुत ज़्यादा खफा था इस बात से लेकर के, तो बहुत सारे रेसलर ने अपना कोई पद्म विभूषण या रेसलिंग फेडरेशन से जितना भी अवार्ड मिला था वो रिटर्न कर रहा है इसे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजय सिंह। ठीक है, क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है किस कंपनी को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है।
विच कंपनी हैज बीन कंफर्म विद द प्रेस्टिजियस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023? करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन, ऑप्शन नंबर ए क्रॉम्पटन। क्वेश्चन नंबर 36 में, विच बैंक हैज अप्रूव्ड 300 मिलियन लोन टू तमिलनाडु टू हेल्प 21 अर्बन लोकल बॉडी? किस बैंक ने 21 शहरी स्थानीय निकायों को मदद के लिए तमिलनाडु को $300 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक? करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसके जस्ट प्रीवियस वाला लेक्चर में जो दिसंबर का सेकेंड वीक होगा, जो दिसंबर का सेकेंड वीक का लेक्चर में आप लोग को पूरा डिटेल में बताया हूँ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कौन कौन सा स्टेट को कितना ऋण दिया है। ठीक है, इसमें मैं बता रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने टोटल कितना कितना लोन दिया था। ये तो पहला देख लीजिए, 300 मिलियन का लोन दिया तमिलनाडु को 21 अर्बन लोकल बॉडी के लिए, और वर्ल्ड बैंक ने 1.5 बिलियन फाइनेंस किया है इंडिया को फॉर लो कार्बन ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, कितना 1.5 बिलियन का, और 391 मिलियन का दिया आसाम में, आसाम और त्रिपुरा में दिया है। वर्ल्ड बैंक अप्रूव किया 391 मिलियन फॉर आसाम और त्रिपुरा के लिए, और 150 मिलियन लोन फॉर रेजिलियंट केरला प्रोग्राम के लिए। ठीक है, रेजिलियंट केरला प्रोग्राम के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए, तो इसको करेक्ट नोट कर लीजिए कॉपी में भी। अगर नहीं भी करते हैं तो एक से दो बार अगर फास्ट फॉरवर्ड करके भी 2x या 1.5x या 2x करके भी अगर सिर्फ सुनते हैं इस लेक्चर को, तो बहुत हद तक दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग को बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल लीव द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ग्रुप विथ इफेक्ट ऑफ 1 जनवरी 2024? निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन, जो ओपेक के नाम से जाना जाता है, समूह को छोड़ देगा? सऊदी अरब, ईरान, वेनेजुएला या अंगोला? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अंगोला। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अंगोला 1 जनवरी 2024 से क्विट कर देगा ओपेक को। ओपेक का जो हेड क्वार्टर हो जाता है, ओपेक का हेड क्वार्टर पड़ता है वियना में, वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना में ओपेक का हेड क्वार्टर है। ठीक है, ओपेक का गठन अगर बोला जाए कि ओपेक का फाउंडेशन कब हुआ था? ओपेक का फाउंडेशन इन 1960 में सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला, ईरान एंड इराक। सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला, ईरान एंड इराक। ये टोटल सऊदी अरब, वेनेजुएला, कुवैत, ईरान एंड इराक, टोटल 5 कंट्री जो था, ये इसका फाउंडिंग मेंबर है। 1960 में टोटल 5 कंट्री ने इसके फाउंड किया था। अंगोला जो है बाद में ज्वाइन किया इसे, ये लगभग 2007 में इसे ज्वाइन किया था। ठीक है, ओपेक को ज्वाइन किया था 2007 में, और 2024 में ये क्विट कर दिया। ठीक है, 2024 में ये क्विट कर दिया। आप लोग को ये भी पूछ सकता है कि अभी रिसेंटली न्यूज में है अंगोला, तो इसका कैपिटल भी पूछ सकता है। कैपिटल इसका हो जाता है लुआंडा। ठीक है, LUANDA, लुआंडा इसका कैपिटल हो जाता है। ठीक है, LAUNDA, अंगोला का कैपिटल हो जाता है लुआंडा। क्लियर हो गया सारा फैक्ट? एक बार नोट कर लीजिएगा कॉपी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन पूछ रहा है, किस राज्य ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका ने। ठीक है, किसने जीता है? कर्नाटका ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे मूव करते हैं। कवित्री सुकृता पॉल कुमार ने कुमारी ने किस पुरस्कार के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार का 6ठा संस्करण जीता है?
कौन सा पुरस्कार के लिए, तो इसका कौन सा बुक के लिए, ठीक है, किस बुक के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट एंड पेपर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। दिसंबर 2023 में किस देश ने नौसेना में अपने शस्त्रागार में 2 घरेलू निर्मित परिष्कृत क्रूज मिसाइल तलौह और नासिर शामिल किया? तलौह और नासिर क्रूज मिसाइल का नाम है, तलौह और नासिर। ये किसने ये अपना आर्सेनल में शामिल किया? कौन सा देश ने? ईरान, इराक, यूएई या सीरिया? इसका करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ईरान। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी देख लीजिए। तो आप लोग को बताना है गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन तो दिख ही रहा है, लेकिन आप लोग को ये बताना है, देखो गवर्नेंस डे के नाम से भी इसे जाना जाता है, सुशासन दिवस के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को बताना है विच ईयर मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, इन विच ईयर ही वाज ऑनर विथ द कंट्री हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर हर दिवस, कब किसके अवसर पर? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के हर साल 25 दिसंबर को शासन दिवस या सुशासन दिवस मनाया जाता है। उन्हें किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाता है, करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उनके मरणोपरांत। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और बाकी का लेक्चर भी इसी चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो, कंटेंट में थोड़ा भी पसंद है, तो चैनल को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।